जी, इंडक्टिव सर्किट होगा। तो अब अगर हमारे पास हो जाती है एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, तो उस सूरत में हमारे पास सर्किट मोर इंडक्टिव होगा, लेस कैपेसिटिव होगा। ठीक है, उस सूरत में हमारे पास जो है ये इसमें से माइनस होके तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और उस सूरत में फेज एंगल जो होगा हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली फेज एक्सिस को हम रिप्रेजेंट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ठीक है, और इसी तरह फेजर आई नॉट जो है बिहाइंड द फेजर ई नॉट के हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है ना, इंडक्टर में जो है वो वोल्टेज लैग करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, लिहाजा जो है वो आई नॉट जो है पीछे होगा, ई नॉट आगे हो जाएगा। तो सर्किट जो है हमारे पास प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा, एक्सएल नॉन जीरो होगी, एक्स सी और आर जो हैं वो दोनों जीरो होंगी, लिहाजा एंगल फाई जो है वो प्लस 90 डिग्री होगा। इस वजह से क्योंकि ये 90 का एंगल है, ये करंट की डायरेक्शन है। वैसे तो वी नॉट आर इस पे लिखा हुआ है, लेकिन इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली करंट की भी यही डायरेक्शन और वी नॉट आर की भी यही डायरेक्शन है। इसी तरह से अगर एक्सएल लेस देन एक्ससी होगा, फिर सर्किट जो है इंडक्टिव नहीं होगा बल्कि कैपेसिटिव होगा। जब कैपेसिटिव सर्किट होगा फिर हमारे पास जो फेज है वो नेगेटिव हो जाएगी। फेजर आई जो होगा अब कैपेसिटर वाले की ये डायरेक्शन थी। ठीक है, यानी करंट की डायरेक्शन से वीसी जो है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री पीछे है, लिहाजा फेजर जो है वो रोटेट करेगा अहेड। करंट आगे है ना, तो करंट आगे की तरफ रोटेट करेगा, और जबकि ई नॉट जो है वो पीछे होगा। ठीक है, और सर्किट कहलाएगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। एक्ससी नॉन जीरो है, एक्सएल एंड आर दोनों जो है वो जीरो कंसिडर होंगी एज कम्पेयर टू एक्ससी। जीरो कंप्लीटली नहीं होंगी, लेकिन उनको जीरो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और फाई जो है वो माइनस 90 होगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि वी नॉट सी के केस में। इसी तरह अगर एक्सएल एक्ससी है ये, तो उस सूरत में हो जाएगा जब ये बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। और जीरो कब होता है? टेन इनवर्स जीरो, टेन की वैल्यू जीरो किस एंगल के ऊपर होती है? जीरो एंगल के ऊपर। ठीक है, तो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी बिल्कुल। सॉरी, ना इंडक्टिव होगा ना कैपेसिटिव होगा, वो सर्किट हो जाएगा हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट। सर्किट इज कॉल्ड टू बी इन रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम है तो लिहाजा वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा, करंट भी मैक्सिमम होगा। द वैल्यू ऑफ फेज एंगल फाई विल बी जीरो, और सर्किट विल बी अ रेजिस्टिव सर्किट। एंड फेजर आई एंड फेजर ई नॉट, रेजिस्टर के लिए वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं, लिहाजा दे विल रोटेट टुगेदर। नेक्स्ट है, हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आरएलसी की सर्किट की करनी है, तो उसके लिए कैलकुलेट। ठीक है, सबसे पहले हमने देख लेना है कि उसी तरह से सारी तमहीद बांध लेनी है कि रजिस्टर रेजिस्टेंस आर ले लिया है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी ले लिया, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल ले लिया है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है हमारे पास, और ई जो है वो ई नॉट साइन ओमेगा डी टी के बराबर है। करंट मैक्सिमम आई नॉट इसमें फ्लो कर रहा है। ये आरएलसी सीरीज सर्किट है, और रिलेशन भी हमने पीछे स्टडी कर लिया इन सालों के दरमियान, जो कि करंट आई और वोल्टेज आर, आई नॉट या आई आर भी उसको हम कह सकते हैं। वी आर जो हैं वो दोनों इन फेज हैं। वी सी अगर हमारे पास है तो दैट लैग्स बिहाइंड द करंट बाय करंट आई सी बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, और जबकि वी एल में हमारे पास वी एल लीड्स द करंट आई एल बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस सूरत में हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस कौन सी है? कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कैपेसिटर। इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं 1/ओमेगा डी सी के, ये इक्वल होती है, और इसकी यूनिट चूंकि ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है। इसी वजह से इसको हम ओहम की यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, किस किस पे डिपेंड कर रही है? ओमेगा डी पे, और दूसरा कैपेसिटेंस पे। दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर। ठीक है, ये भी ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, लिहाजा ये रेजिस्टेंस ही है, इसको हम में मेजर करेंगे। इसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ओमेगा डी एल जो है वो इसका फॉर्मूला है, यानी डिपेंड कर रही है ओमेगा डी जो इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर, यानी फेज पे आप कह सकते हैं, और इंडक्टेंस के ऊपर। रेजोनेंस कब होगी? रेजोनेंस पीछे हमने पढ़ा है कि हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर के इक्वल है। अगर एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाती हैं तो ये तो वैल्यू जीरो हो गई।
जीरो होने का मतलब है ये वाली जो एक पूरी क्वांटिटी जो है वो जीरो हो रही है, तो ये तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी सर्किट में। जब रेजिस्टेंस की सर्किट में वैल्यू मिनिमम होगी उस टाइम पे करंट मैक्सिमम होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होगा। एज अ रिजल्ट इसको हम कहेंगे कि रेजोनेंस हो गई है, रेजिस्टेंस मिनिमम है, ठीक है। उस सूरत में ओमेगा डी एल इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा डी सी के इक्वल है। ओमेगा डी किसके इक्वल आ जाती है, इन दोनों को यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, ओमेगा डी स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर एल सी आ जाएगा, और अंडर रूट लेंगे तो 1 ओवर अंडर रूट एल सी आ जाएगा। ओमेगा का हमें पता है ये 2 पाई एफ के इक्वल होती है, लिहाजा उसको इक्वल कर लेते हैं। 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एल सी, और जब 2 पाई को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी रेजोनेंस की 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। अब इम्पिडेंस जो है सर्किट की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, पीछे हमने पढ़ लिया है, कैलकुलेट भी कर लिया है इसको। जेड जो है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल है। तो एक्सएल एक्सी के अगर इक्वल है, ये वाली वैल्यू जीरो हो रही है, आर स्क्वायर अंडर रूट जी के इक्वल आ रही है, आर आ रहा है, यानी सर्किट जो है हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। उस सूरत में करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, आई नॉट ई नॉट ओवर जी के इक्वल होगी, तो जी हमारे पास यहाँ पे आर के इक्वल है, लिहाजा आई नॉट ई नॉट ओवर आर की, यानी कि रेजिस्टर के में जो करंट की वैल्यू होती है वही होती है। इसी तरह अगर फेज रिलेशनशिप देखा जाए तो tan इनवर्स जो है ये हमारे पास tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आ रहा है, ये दोनों इक्वल हैं, लिहाजा ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। tan कब जीरो होता है, 0 डिग्री पे, लिहाजा आई नॉट और ई नॉट जो है वो इन फेज हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें वोल्टेज और करंट के दरमियान, इसको हम फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व कहते हैं। करंट और फ्रिक्वेंसी के दरमियान हम जो है वो ग्राफ ड्रॉ करें तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व, ठीक है। तो क्या आएंगी हमारे पास, 3 फ्रिक्वेंसीज आएंगी, क्योंकि हमने 3 जो हैं वो फेज वैल्यूज जो हैं वो डिस्कस की थी, ठीक है। अगर तो हमारे पास एक्स एल जो है, ये थोड़ा सा डिम है, एक्स एल जो है अगर ग्रेटर देन ये लेस देन है, एक्स एल इज लेस देन एक्स सी हो, या फिर एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, ये आ रहा है एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, ये आ रहा है एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी, या फिर एक्स सी जो है वो इक्वल टू एक्स एल। 3 हमारे पास कर्व्स आ रही हैं। हमें पता है एक्स सी जब एक्स एल के इक्वल है तो हमारे पास सर्किट जो है वो रेजिस्टिव सर्किट है, यानी रेजिस्टेंस मिनिमम है, आर है 10 ओहम हमारे पास, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो हमारे पास जो है बहुत शार्प किस्म की पीक आएगी। अगर हमारे पास जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस हमने ज़्यादा लगाई हुई है, ठीक है, उस सूरत में हमारे पास पीक जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएगी, शार्प नहीं आएगी। अगर मज़ीद रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो पीक और ज़्यादा जो है वो डल आएगी, ठीक है, ज़्यादा शार्प नहीं आएगी। इसमें से ये तो वैल्यू है हमारे पास, ये सारे जो तीनों हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ये जो पीक्स वाला जो रीजन है, इतना इतना बैंड है, ये हमारे पास आ रहा है रेजोनेंस की कंडीशन। अगर हमारे पास एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल है तो क्या आएगा हमारे पास, जी हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स सी ग्रेटर देन नेगेटिव आ गया ये वाला, ठीक है, आर, और ये हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट आ जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटिव सर्किट में हमारे पास ये वाला रीजन आएगा क्योंकि एक्सएल जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका फेज जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से अगर एक्सएल ग्रेटर देन है तो इंडक्टिव सर्किट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको पढ़ खुद लीजिएगा, ठीक है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है इसको। यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट आ जाएगा, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है। दोनों सूरतों में जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम नहीं होगी, ना इस सूरत में होगी ना ही इस सूरत में होगी, ठीक है। ये अगर ये होगा तो कैपेसिटिव सर्किट होगा, ये होगा तो इंडक्टिव सर्किट होगा, और ये होगा तो फिर रेजिस्टिव सर्किट होगा। सबके अपने अपने क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारी रेजोनेंस की जो पीक है वो कम हो जाएगी, इसलिए कि करंट कम जो है वो करेगा फ्लो इसके अंदर, ठीक है। ओमेगा डी को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे हमारे पास मैक्सिमम एक शार्प पीक आएगा, और यही फिनोमेना जो है वो रेजोनेंस में एक्सप्लेन किया गया है।